अस्सलामुअलैकुम। आज हम जर्नल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन पढ़ेंगे। पेपर में आपके लिए ये 20 नंबर का सवाल आता है और 10 नंबर का भी आ जाता है, लिहाजा दोनों के लिए आप एक जैसा ही काम करेंगे। चलिए इसे पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शन, हमने अपने पिछले सेक्शन में जो कि ऑपरेटर वाला आपने पढ़ा है, वी हैव सीन दैट द कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस। हमने ये देखा था कि जो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स होते थे, ऐसे ऑपरेटर्स जो कम्यूट करते हैं, मीन्स दैट कि ए और बी अगर दो ऑपरेटर हैं तो उनका कम्यूटेटर अगर ज़ीरो हो जाए, यानी कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए आ जाए, तो वो कम्यूटिंग ऑपरेटर्स होते हैं दोनों। तो इनके जो आइगन फंक्शंस होंगे इनसे रिलेटेड, वो साइमल्टेनियस होंगे। साइमल्टेनियस मींस कि ऐसा, यानी कि ए के साथ जो इक्वेशन बनाई है आपने, ए साई इज़ इक्वल टू लैम्डा साई, और बी के साथ जो इक्वेशन बनाई है आपने, बी साई इज़ इक्वल टू बीटा साई। तो ये जब दोनों आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस में साई का जो जवाब है वो एक ही आएगा, जो आपकी ए वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और बी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मीन्स दैट कि साइमल्टेनियस का मतलब ही यही है कि ऐसी इक्वेशंस का सेट जिसके जवाबात, जिसके रूट्स या जिसके सॉल्यूशंस क्या हों, एक हों, एंड हेंस द ऑब्जर्वेबल corresponding to such operators can be accurately and simultaneously measured। ये ऑब्जर्वेबल्स दरअसल वो चीज़ें हैं, वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका आप मुशाहिदा कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ, एनर्जी, टाइम और आपकी जो है वो मोमेंटम, ये तमाम चीज़ें। बट व्हेन द ऑपरेटर्स डू नॉट कम्यूट, लेकिन अगर ऑपरेटर्स आपके कम्यूट नहीं करते तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द डायनामिकल वेरिएबल्स। तो आपके लिए ये बात मुमकिन नहीं है कि आप डायनामिकल वेरिएबल्स को मेजर कर सकें। यहाँ पर डायनामिकल वेरिएबल्स का भी मतलब वही क्वांटिटीज़ हैं जो किसी भी बॉडी की डायनामिक्स से जुड़ी होती हैं। मतलब डायनामिक्स का मतलब क्या होता है कि आप इसमें डायनामिक्स में आप मोशन के साथ साथ उसकी वजूहात को भी पढ़ते हैं कि मोशन हो क्यों रही है। तो मोशन क्यों हो रही है जी? फोर्स की वजह से हो रही है। फोर्स बेसिकली क्या है? आपकी एनर्जी है। लिहाजा एनर्जी, मोमेंटम, वेलोसिटी तमाम डायनामिकल वेरिएबल्स या डायनामिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो इस तरह आप ये जो है डायनामिकल वेरिएबल्स को मेजर नहीं कर सकते। कब? जब आपके ऑपरेटर्स जो हैं वो कम्यूट ना करें। तो इस तरह की सूरत हाल के लिए, इन सच अ सिचुएशंस द ऑपरेटर्स सेटिस्फाई एन अनसर्टेनिटी रिलेशन एज शोन बिलो। तो हम ये मेथड अपनाते हैं। ये इसकी स्टेटमेंट है दरअसल यहाँ से, लेट ए एंड बी टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स। हमने क्या किया, दो हर्मिशियन ऑपरेटर्स ले लिए विच डू नॉट कम्यूट, जो कि कम्यूट नहीं करते। तो कम्यूट नहीं करते तो इनका मतलब ये हुआ कि ए और बी का जो कम्यूटेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा। यानी कि ये जो इक्वेशन 55 है, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे ए और बी के साथ जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली हैं, ये कम्यूटेटर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चूंकि ये कम्यूट नहीं कर रहे, लिहाजा ये ज़ीरो नहीं होगा, और ज़ीरो नहीं होगा तो फिर किसी चीज़ के तो बराबर आएगा ना। हम कह लेते हैं कि वो आयोटा सी के बराबर आएगा। देन दी अनसर्टेनिटीज़ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। ये जो डेल का साइन है, ये ए और बी ऑपरेटर्स में अनसर्टेनिटीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब बेसिकली एरर्स होते हैं, वो बेयकीनियाँ जो गलतियों के चांसेस हैं। मिसाल के तौर पर आप जब वो करते होते थे, क्या कहते हैं, चले ऐसे मिसाल ले लें कि अगर आप 10-10 रुपए के नोट गिन रहे हैं, तो 1000 में जो गलती के चांसेस होंगे, आप या तो 10 रुपये ज़्यादा गिन लेंगे या 10 रुपये कम गिन लेंगे, यानी कि गलती के चांसेस भी कम हैं। लेकिन अगर आपके पास हज़ार के नोट हों, तो अगर आपने एक नोट भी कम किया या ज़्यादा गिन लिया, तो देखें आपका जो नुकसान है वो 1000 रुपये है। तो
तो ये बेयकीनियाँ जो है वो क्वांटिटीज़ के हिसाब से आप मेजर करते हैं। लिहाजा ये जो डेल ए और डेल बी है ये आपकी अनसर्टेनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो इन ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद आपकी कैलकुलेशंस में आएंगी इन द मेजरमेंट ऑफ द क्लासिकल वेरिएबल्स। ये क्लासिकल वेरिएबल्स की बात हो रही है कॉरस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी, जो कि ए और बी से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो ये सेटिस्फाई करेंगे इस रिलेशन को कि जो इनसर्टेनिटीज़ का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा 1/2, और वो जो इनके कम्यूटेटर का आंसर था सी, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कि ये मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ दे सकता है, ये मिनिमम कितनी वैल्यू दे सकता है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ कहलाती हैं, जिसको आप इस वाली ब्रैकेट से जो कि 56 की राइट हैंड साइड पे यूज़ हुई हुई है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि हेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर सी। ठीक है जी। तो टू प्रूव द अबव अनसर्टेनिटी रिलेशन, ये जो 56 वाली इक्वेशन है हमने इसको अब प्रूव करना है, तो लिहाजा वी मस्ट फर्स्ट डिफाइन व्हाट वी मीन बाय डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। तो हमें ये पहले बताना पड़ेगा कि डेल्टा ए क्या होता है और डेल्टा बी क्या होता है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि डेल्टा ए का जो स्क्वायर है ना वो बराबर है ए माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए का होल स्क्वायर, और इस पूरी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि जो डेल्टा ए का स्क्वायर है हमने उसको इस तरह डिफाइन किया है। सिमिलरली डेल्टा बी के स्क्वायर को भी डिफाइन किया है। कैसे कि बी में से बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस किया है, इसका होल स्क्वायर लिया है, फिर वो जो क्वांटिटी आएगी उसकी आपने क्या ली है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ली है, और इस दोनों इक्वेशंस को मिला के इस सेट को हमने इक्वेशन 57 का नेम दिया है। नाउ वी कंसीडर एन ऑपरेटर। अब एक ऑपरेटर कंसीडर करते हैं। हमने ए और बी का कम्प्लेक्स कम्बिनेशन बना के, लीनियर कम्बिनेशन बना के एक नया ऑपरेटर बनाया। ये हम अपनी आसानी के लिए करते हैं किसी भी प्रूफ में। कैसे बनाया जी, d इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बीटा बी, वेयर बीटा इज एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ये कोई भी एक रियल नंबर होगा, देन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डी मॉड का स्क्वायर। देखें ये यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की है, इस गिवन बाय नीचे लिखा है इस पूरी वैल्यू के बाद, यानी कि हम ये ले रहे हैं जो इस गिवन बाय के नीचे लिखा हुआ है कि डी मॉड के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो इसके लिए ये ऊपर जुमला लिखा है, और ये जो ये काम किया है डी मॉड का स्क्वायर फाइंड आउट किया है, ये इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं। और कैसे, देखें किसी भी क्वांटिटी जो कि कम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उसके मॉड का स्क्वायर हो, जैसे कि z के मॉड का स्क्वायर हो, तो आप उसे लिख सकते हैं z इंटू जेड बार या z कॉन्जुगेट। फिर आपने ऑपरेटर में पढ़ा था कि ये कॉन्जुगेट को आप जो है वो डैगर की तरह पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, तो a प्लस आयोटा बीटा बी, a माइनस ए डैगर माइनस आयोटा बीटा बी डैगर। अगर आप डैगर ना लिखें तो उसके ऊपर आप वो डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। ठीक है जी, स्टेरिक डाल दें। अच्छा, फिर स्टेरिक डालने की वजह से जो कॉन्जुगेट डालेंगे आप, उसकी वजह से आयोटा का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये ए और बी के साथ जो अलग-अलग कॉन्जुगेट होगा ये ख़त्म हो जाएगा। वजह क्या है कि हमने लेट ही किया है कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं वो हर्मिशन है, तो अगर ऑपरेटर हर्मिशन हो तो उन ऑपरेटर्स का कॉन्जुगेट उन्हीं के बराबर होता है, तो लिहाजा ये डैगर या कॉन्जुगेट यहाँ से ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये जो नीचे इज इक्वल टू के बाद क्वांटिटी बनी है ए का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा इंटू ए बी माइनस बी ए। ये ए बी माइनस बी ए दरअसल आपका ए और बी का कम्यूटेटर होता है। तो ये इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी, लिहाजा ब्रैकेट डाली है। ब्रैकेट डालने का मतलब आप जानते हैं, ये ऑपरेटर में हमने पढ़ा हुआ है कि आप ये पर्टर्बेशन में भी हमने ये बात की है, स्कैटरिंग वाले जो नोट्स पढ़ रहे थे हम, कि ये जो ब्रैकेट है इसका मीनिंग दरअसल ये होता है कि साई स्टेरिक और साई को मल्टीप्लाई करवाने के साथ उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं ओवर द स्पेस डी क्यूब आर। लिहाजा हमने ये काम किया, और ए बी माइनस बी ए जो है वो हमारे पास आयोटा सी के बराबर है, ये हमने स्टेटमेंट में ही लेट किया हुआ है। लिहाजा ए बी माइनस बी ए की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने,
आयोटा सी, आयोटा और आयोटा मिलकर आयोटा का स्क्वायर हुए, -1 हुए और ये क्वांटिटी प्लस में हो गई। अब आप देखें कि इंटीग्रेशन इन सब के साथ अलग-अलग हो जाएगी। जब इंटीग्रेशन अलग-अलग होगी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दोबारा क्लोज करके कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाहर आया इंटू बी स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस बीटा इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सी। क्लियरली आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर वो मॉड का स्क्वायर है, लिहाजा मॉड हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसकी जो राइट हैंड साइड होगी वो भी क्या होगी, फिर ग्रेटर देन 0 होगी। तो आप इस बात से ये बात लिख सकते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड का स्क्वायर है और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो उसका जो आंसर है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक्सपेक्ट किया जाएगा या आएगा ही वो। ठीक है जी। अब आप इस इक्वेशन पे अगर तवज्जो करें, इक्वेशन नंबर जो 59 है ये दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है इन बीटा, यानी कि बीटा को वेरिएबल कंसीडर करें। देखें बीटा का स्क्वायर पड़ा है, साथ बीटा पड़ा है और एक ऐसी टर्म पड़ी है ए स्क्वायर का जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि इसके साथ बीटा मौजूद नहीं है, लिहाजा ये बीटा के हिसाब से कांस्टेंट होगी। अब आप क्या करें, देखें नाउ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बीटा एंड द कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब हमेशा पॉजिटिव आंसर्स दे, उसकी कंडीशन मैट्रिक से हमने ये बात ली है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, शुड बी नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b का स्क्वायर -4ac। तो b जो है वो आपके पास जो बीटा वाली वैल्यू यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c वो है, a जो है यहाँ पर जो बीटा स्क्वायर के साथ वैल्यू पड़ी है यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b स्क्वायर वो है, और कांस्टेंट यानी कि c जो है वो क्या है, a स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू। लिहाजा हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया और उसको लेस देन 0 रखा क्योंकि इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। अच्छा जी, जब हमने ये कर दिया तो ये 4 जो है उधर आके क्या कहते हैं इसको, ये वाली टर्म उधर जाके प्लस हो गई, तो ये टर्म ग्रेटर देन हो गई है आपकी इस वाली टर्म से, यानी कि आप इक्वेशन नंबर 60 बना सकते हैं, 4 उधर जाके डिवाइड होगा। यहाँ से अब हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि कब, जब a और b की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या है, 0 है। अगर वो 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देन फ्रॉम इक्वेशन 57 एंड 60, 57 को देखें कहाँ पे है जी, ये कि डेल्टा a का जो स्क्वायर है वो इसके बराबर है, और इक्वेशन नंबर 60 में क्या चीज़ है जी कि ये जो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो इसके बराबर है। लिहाजा इन दोनों को आप मिला के जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें इन दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा a के स्क्वायर डॉट डेल्टा b का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली ये सॉल्व होगी। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा 1/4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ से ख़त्म कर दें, आपके पास ये बचेगी डेल्टा a डॉट डेल्टा b ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ c विच इज़ द अनसर्टेनिटी रिलेशन। बट इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन a और b की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0, यानी कि ये जो अनसर्टेनिटी रिलेशन आया है ये सिर्फ और सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब आपकी a और b की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 हो, लेकिन हमें तो इसका जनरलाइज प्रूव करना है, लिहाजा हम ये मानते हैं कि ये a और b की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये नॉन ज़ीरो है। अब ये मानते हुए कि ये नॉन ज़ीरो है, दो नए ऑपरेटर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, f1 एक ऑपरेटर बनाया कि वो a माइनस a की एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और f2 एक ऑपरेटर बनाया जो कि b माइनस b की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब आप f1 और f2 का कम्यूटेटर फाइंड आउट कर लें। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब आप इसे कम्यूटेटर की डेफिनेशन लगा के खोल सकते हैं। एट द एंड आपके पास आ रहा है ए बी माइनस बी है, यानी कि ये दोबारा आयोटा सी के बराबर आ रहा है। जैसे आपने पहले वाली वैल्यू ली थी अब दोबारा वैसी वैल्यू ले लें, यानी कि f1 और f2 का जो कम्यूटेटर है वो भी दोबारा किसके बराबर है, आयोटा सी। दैट इज़ मतलब क्या है, f1 एंड f2 सेटिस्फाई द सेम कम्यूटेशन रिलेशन एज a एंड b। इसने भी सेम जो है वो कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड आउट जो है वो सेटिस्फाई किया है जैसा कि a और b ने किया था। मोर ओवर अब हम f1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये a माइनस a की एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होगा।
यानी कि F1 की वैल्यू पुट कर दें इधर। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये ए के साथ अलहदा आ जाएगी और ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू की दोबारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी जो कि दोबारा ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और ये कट के 0 हो जाएंगे। सिमिलरली फॉर F2। Thus from the above proof for the uncertainty for the special case we have, हम जानते हैं कि अगर ऐसा हो कि दो ऑपरेटर हों और उनका कम्यूटेटर आयोटा सी के बराबर हो और उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 0 हो, तो उन दोनों ऑपरेटर्स के लिए ये वाला जो अनसर्टेनिटी रिलेशन है जो इक्वेशन नंबर 61 में है ये एग्जिस्ट करता है। ये बात हमने ऊपर भी प्रूफ की थी। तो लिहाजा आपके जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 0 हो या ना हो, आपका जो अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो सेम रहेगा। यही बात हमने यहाँ पर प्रूफ की है। तो लिहाजा दोबारा वही इक्वेशन आई है और दिस प्रूव्स द अनसर्टेनिटी रिलेशन फॉर द केस वेयर ए और बी इनकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है नॉट नेसेसरली अ 0, कि ज़रूरी नहीं है कि वो 0 है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो इस पर लाजमी पूछ लीजिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि उम्मीद है कि इस दफ़ा पूछा जाएगा और इसका क्वेश्चन आएगा कि राइट अ नोट ऑन जनरलाइज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या जनरल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शुक्रिया।